is said to be set and denoted by कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी या कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड एटसेट्रा। तो सेट का मतलब है मैथमेटिक्स में द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स या ऑब्जेक्ट, कुछ भी कह लो, इज सेड टू बी सेट। अब यहां पे एक शब्द आता है, उसके हमें मायने समझने हैं, और वो है ये वेल डिफाइंड। ये हमें पता होना चाहिए। कलेक्शन तो हो रहा है, कलेक्शन तो डिनर सेट में भी हो रहा है। आप दुनिया भर की कटोरियां हैं आपके पास, प्लेट हैं आपके पास, चम्मच है आपके पास, वहां भी एक कलेक्शन हो रहा है। सड़क से 4 बच्चे जा रहे हैं, वहां भी कलेक्शन हो रहा है। तुम्हारी जो पूरी क्लास है, ये भी एक कलेक्शन है। लेकिन सभी सेट नहीं है, कुछ ग्रुप होते हैं और कुछ सेट होते हैं। दोनों में फर्क ये है कि सेट का जो भी मेंबर होगा वो वेल डिफाइन होगा, और ग्रुप का मतलब है कि आप उसमें कुछ भी मिक्स कर सकते हो, चाहे डिफाइन हो चाहे डिफाइन ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं आपकी क्लास में आऊं और आते ही कहूं कि चलो भाई अच्छे बच्चे खड़े हो जाओ। कोई लॉजिक है मेरी बात का? अच्छे बच्चे खड़े हो जाओ। कौन अपने आप को बुरा मानता है भैया? सब अपने आप को अच्छा ही समझते हैं, है ना? तो मैथमेटिक्स कहता है कि ये कोई सेंटेंस ही नहीं है, ये गलत सेंटेंस बोल दिया कि अच्छे बच्चे खड़े हो जाओ। इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो पहले तो अपनी बात को सही तरीके से एक्सप्लेन करो मैथमेटिकल लैंग्वेज में। तो मैं अपना सेंटेंस चेंज करता हूं। मैं बोलता हूं कि वो बच्चे खड़े हो जाओ जिनका ब्रिज कोर्स कंप्लीट होने के बाद में टेस्ट हुआ था, और टेस्ट में जिनके मार्क्स 80% से ज्यादा आए थे। अब मैंने जो बोला, ये क्या है? वेल डिफाइंड। भाई मान लीजिए आपका 20 नंबर का मैथ का पेपर हुआ, 80% नंबर का मतलब है कि आपके 16 नंबर आए। तो जिन बच्चों के 16 या 16 से ज्यादा नंबर आए हैं, उन्हें मैं अच्छा मान रहा हूं, मैथमेटिक्स की नजर से देख रहा हूं और अच्छा मान रहा हूं, और कुछ नहीं देख रहा मैं। तो वो बच्चे खड़े हो जाएंगे, और जिनके 80 से नीचे आए, 80% से नीचे आए होंगे, वो नहीं होंगे। आप समझ पाए मेरी बात? या मान लीजिए मैंने आपकी क्लास में आगे ये कहा कि वो लड़के खड़े हो जाओ जो लंबे हैं। ये भी कोई सेंटेंस नहीं है। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि आपकी हाइट बहुत अच्छी है, लेकिन इसी क्लास में लाके अगर मान लो अक्षय कुमार को बिठा दिया जाए या अमिताभ बच्चन को बिठा दिया जाए, तो तुम्हारी हाइट उसके मुकाबले में कम है। अमिताभ बच्चन बेशक अपने आप को लंबा मानता हो, अगर मान लीजिए इस क्लास में लाके खली को बिठा दिया जाए, तो अमिताभ बच्चन भी कुछ नहीं। मानते हो? तो ये सारी चीजें क्या है? सब्जेक्टिव हैं। ये गलत सेंटेंस है कि लंबे खड़े हो जाओ, सुंदर बच्चे खड़े हो जाओ, अच्छे बच्चे खड़े हो जाओ। कोई मीनिंग नहीं है इनका मैथमेटिक्स में। आपको एक सही तरीके से रूल बताना पड़ेगा। आप ये कहिए कि वो बच्चे खड़े हो जाओ जिनकी हाइट 5 फुट 10 इंच या 5 फुट 10 इंच से ज्यादा है, तो वो बच्चे खड़े हो जाएंगे। इस तरीके से जो कलेक्शन आप करोगे, उसको मैथमेटिक्स में क्या बोला जाएगा? सेट। तो सेट समझ में आ गया कि भाई सेट हमें कब बनाना है। ऐसे नहीं कि हम कुछ भी डेटा देखें और सेट बना दें, नहीं, वो वेल डिफाइन होना चाहिए। उसके बाद में एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा कैपिटल अल्फाबेट का इस्तेमाल किया जाएगा, वो आपकी मर्जी का है। उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको कैपिटल ए लेना हो, कैपिटल बी लेना हो, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल पी, कैपिटल क्यू, कुछ भी जो तुम्हारा मन करे। तो अब ये लिखा कैसे जाए? तो मान लीजिए मैंने कैपिटल ए लिया एक सेट को दिखाने के लिए, और मान लीजिए मैंने कोई सेंटेंस भी ले लिया, मैंने वही हाइट वाला सेंटेंस ले लिया कि भाई वो बच्चे खड़े हो जाओ जिनकी हाइट 5 फुट 10 इंच या 10 इंच से ज्यादा है। मान लीजिए क्लास में 2 लड़के खड़े हो गए। हो सकता है ना, पॉसिबल है ना? मैंने उन दोनों बच्चों से नाम पूछे। एक ने कहा कि मेरा नाम है मोहन, और दूसरे ने कहा कि मेरा नाम है सोहन। मैं हर क्लास में यही एग्जाम्पल लेता हूं अपनी बात को समझाने के लिए, और मोहन और सोहन ही लेता हूं। पता नहीं क्यों राम श्याम नहीं लेता, मोहन सोहन।
तो दो लड़कों के मैंने नाम लिखे और क्या कर दिया, बीच में कॉमा लगाया दोनों के नाम के बीच में, और क्या लगा दिया, करली ब्रैकेट, और लगा दिया इक्वल टू का साइन। ये बन गया जी मेरा सेट। ठीक है, ये अगर मैं सिर्फ इतना ही लिख के छोड़ दूं और आज से 100 साल बाद कोई इंसान मेरी लिखी हुई इस नोट्स को पढ़े, तो क्या वो ये समझ जाएगा कि भाई सचिन नाम का टीचर था, उसने एक सेट बनाया था, उसमें मोहन सोहन नाम के दो लड़के आए थे, और ये वही लड़के हैं जिनकी हाइट 5 फुट 10 इंच या उससे क्या थी, ज्यादा? नहीं समझ पाएगा। इसका मतलब है कि मुझे साथ में वो स्टेटमेंट भी लिखना चाहिए, ताकि मेरी बात को पढ़ने के बाद में कोई भी समझ सके। समझ रहे हो ना बात को? इसी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर किताबें काम करती हैं। अरे भाई, जो किताब हम पढ़ते हैं उसका राइटर हमारे सामने थोड़ी ना है, लेकिन वो राइटर किताब को इतने अच्छे तरीके से लिखता है, या किसी नॉवेल को इतनी अच्छे तरीके से लिखता है कि जब हम उसे पढ़ते हैं तो हमें सब कुछ समझ में आता चला जाता है। क्लियर है ना बात? इसका मतलब है कि इसको लिखने में भी सुधार होना चाहिए। अभी तो तुम समझ सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं और मैं तुम्हें वो एग्जाम्पल दे रहा हूं कि भाई ये सेट मैंने किस थ्योरी के ऊपर बनाया। यहां तक की बात क्लियर हो गई? अब इसी छोटी सी बात के ऊपर बाई कॉमन सेंस हम बहुत सारी बातें समझ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहली बात, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करूंगा, करली ब्रैकेट की हेल्प लूंगा हमेशा, और जो भी मेरे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होंगे उनको लिखूंगा और बीच में कॉमा लगाता चला जाऊंगा। यही बात हुई ना? इसका मतलब ये है कि एक सेट को जर्नल फॉर्म में लिखने का तरीका ये होगा कि जो भी मेरे पास वेल डिफाइंड चीजें आएंगी, यहां पे तो नाम थे तो मैं नाम हटा देता हूं। मान लो स्मॉल ए आ गया, स्मॉल बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, पी आ गया, और मान लीजिए एफ आ गया। तो कुछ इस तरीके से सेट को लिखा जाता है इन जर्नल वे। समझ रहे हो ना? अब यहां पर हमें कुछ बातें अपनी कॉमन सेंस से समझनी है। अगर मुझे यह बताना है किसी को कि भाई ये वाला एलिमेंट जो ए है, या ऊपर वाले एग्जांपल में मोहन है, वो मेरे सेट का मेंबर है, इस बात को मैथमेटिक्स में दिखाया जाता है। ए लिखो, बिलोंग्स टू का साइन लगाओ, और फिर कैपिटल ए लिख दो। इसका मतलब है कि ए एलिमेंट कैपिटल ए सेट को बिलोंग करता है। यानी कि इसका क्या मीनिंग हुआ? स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए। और अगर मुझे यह दिखाना है कि भाई कोई एक एलिमेंट मेरे सेट का एलिमेंट नहीं है, जैसे कि मैंने ए बी सी डी ई एफ लिखा हुआ है, इसके अंदर पी तो नहीं है, इसके अंदर क्यू तो नहीं है, तो मैं कैसे दिखाऊंगा? मैं दिखाऊंगा कि पी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। पी ए को बिलोंग नहीं करता। पी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। पहली बात तो हम ये समझ सकते हैं। दूसरी बात, हम अपनी कॉमन सेंस से ये समझ सकते हैं कि हमने एक सेट बनाया था उन लड़कों का जिनकी हाइट 5 फुट 10 या 5 10 से ज्यादा थी। उनके दो नाम थे, एक मोहन एक सोहन। तो तुम कल्पना करके देखो, तुम्हें ना मैथ समझ में आने लगेगा। अगर तुम मैथ को फील करोगे ना, तुम्हें बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तुम समझो, इस एग्जांपल से तुमको रिलेट करने की कोशिश करो कि तुम मेरी जगह खड़े हो और तुमने कहा कि हाँ भाई वो बच्चे जरा खड़े हो ना जिनकी हाइट 5 10 या 5 10 से ज्यादा है। सोच के देखो, दो लड़के खड़े हो गए। तुमने कहा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा सर मेरा नाम मोहन है। तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा सोहन है। मैंने लिख लिया। ऐसा भी तो हो सकता था ना कि मैं उससे नाम पहले पूछता, वो कहता सर मेरा नाम सोहन है, फिर ये कहता मेरा नाम मोहन है, और मैं यहां लिखता सोहन कोमा मोहन। इसका मतलब ये हुआ कि सेट थ्योरी ये कहना चाह रही है हमें कि भैया ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं है। मोहन सोहन लिख या सोहन मोहन लिख, एक ही बात है। इस बात से सेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से हम ये समझ सकते हैं कि अगर मैं किसी सेट को ए बी सी लिखूं, या मैं किसी सेट को क्या फर्क है? या मैं ये लिखूं या मैं ये लिखूं ए बी सी की जगह पर बी सी ए, या मैं ये लिख दूं सी ए बी, इस बात से क्या ही फर्क पड़ेगा? कोई बात नहीं। आप मोहन सोहन लिखो, सोहन मोहन लिखो, एक ही बात है। समझ में आ रही है बात? फिर एक बात तुम्हें समझ में आएगी, सी पॉइंट। ऐसा भी तो इत्तेफाक हो सकता था
कि मैंने कहा कि वो लड़के खड़े होना भाई जिनकी हाइट 5 फुट 10 या 5 10 से ज्यादा है। दो लड़के खड़े हो गए। मैंने पहले वाले से नाम पूछा, उसने कहा जी मोहन। मैंने दूसरे वाले से नाम पूछा, उसने कहा जी मोहन। क्या ये पॉसिबल नहीं है? क्या एक क्लास में दो बच्चों के सेम नाम नहीं हो सकते? अरे कह दो मैं झूठ बोल रहा हूं। संभव है कि नहीं? अब जरा अपने मोबाइल को याद करो। अगर तुम्हें दो नाम एक जैसे लिखने पड़े तो मोबाइल भी मना कर देता है। क्या करना पड़ता है हमें फिर? उसके सामने कुछ जोड़ना पड़ता है। मोहन न्यू, मोहन वन या मोहन टू, कुछ ऐसा लिखना पड़ता है ना। अदरवाइज मोबाइल भी मोहन मोहन दो बार नहीं लेगा, क्योंकि वो कहेगा कि ये नंबर तो पहले सेव कर चुका है। होता है कि नहीं होता? इसका मतलब ये हुआ कि सेट हमें ये समझा रहा है कि भाई एक चीज को बार बार रिपीट करने का कोई बेनिफिट नहीं है, मैं उसे एक ही बार कंसीडर करूंगा। यानी कि अगर मैं एक सेट के अंदर लिख दूं A, तो सेट रीड नहीं करेगा इसे, वो कहेगा A, ये समझ नहीं आ रही बात। A, मतलब दोनों बच्चों के सेम नाम। चेंज करो, या तो ए लिखो उसे A1 लिखो। अदरवाइज सेट इसको क्या मानेगा? ओनली ए। तो एक सेट में किसी भी चीज को बार बार रिपीट कराने का कोई बेनिफिट नहीं होता। यहां से आप और एक एग्जांपल बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ए लिखा 3 बार, बी लिखा 2 बार, तो मुझे लग रहा है कि 5 जने हैं। ये 5 जने नहीं है, इन रियलिटी ये कितने हैं? सिर्फ 2। और यहीं से थ्योरी निकली ऑर्डर ऑफ सेट की। यानी कि फोर्थ पॉइंट, ऑर्डर ऑफ सेट। एक सेट का ऑर्डर कैसे बताया जाए? ऑर्डर का मीनिंग होता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए। इन ए या इन सेट, कुछ भी लिख लो। ऑर्डर ऑफ सेट ए, यहां भी ए लिख देता हूं ना, कंफ्यूजन नहीं होगा। किसी सेट के ऑर्डर का मतलब है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए। दैट इज, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैंने एक सेट बनाया, उसमें ए को लिखा 2 बार, बी को लिखा 3 बार, सी लिखा 2 बार, डी लिखा 4 बार, ऐसे लिख दिया। तो सेट के हिसाब से तो ऐसे लिख ही नहीं सकते आप। सेट कहता है रिपीट का कोई मतलब ही नहीं होता, एक ही बार काउंट होगा। तो ये जो लिखा हुआ है इसको पहले तो हम सही करके लिखेंगे। हम कहेंगे भाई गलत लिख दिया तूने, सही करी थे। सही कैसे होगा? ए एक बार, बी एक बार, सी एक बार और डी एक बार। तो ये जो तुम्हें इतना लंबा चौड़ा सेट नजर आ रहा है, इन रियलिटी ये सिर्फ क्या है? इसके अंदर सिर्फ 4 ही एलिमेंट है। इसको बोलते हैं हम ऑर्डर ऑफ सेट। तो हम कैसे लिखेंगे? ए के ऑर्डर को एन लगा देंगे बाहर। एन ए का मैथमेटिक्स में मतलब होता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। नंबर एन से शुरू हो रहा है ना, तो एन का ही इस्तेमाल करते हैं। और आप यहां पे क्या लिखेंगे? आंसर 4। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने होते हैं इसके अंदर? 4। सेट क्यों बना ये समझ में आ गया। सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये समझ में आ गया। सेट के ऊपर छोटी छोटी बातें होनी चाहिए। साफ नजर आ रहा है, फील हो रहा होगा कि हाँ यार ऐसे ही होगा। ऑर्डर को चेंज करने का फर्क ही नहीं है। मोहन सोहन, सोहन मोहन एक ही बात है। तुम लिख नहीं रहे क्या? तुम लिख लिया? यहां तक लिख लिया? गुड। अब हम इसके आगे की बात करते हैं। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, सेट में ये सब कुछ होता है, समझ में आ गया, लेकिन क्या सिर्फ मोहन सोहन लिख देने से हमारा काम खत्म हो जाता है? तो मैंने आपको एग्जांपल देके बताया कि आज से 100 साल बाद अगर कोई मेरे नोट्स पढ़ेगा उसे नहीं पता चलेगा। तो मैथमेटिशियन ने कहा कि नहीं यार, लिखने का कोई और तरीका होना चाहिए, एक प्रॉपर वे होना चाहिए जो बात को ठीक ढंग से समझा दे। 50 साल भी पढ़े तो समझ में आए, है ना। तो यहां से शुरू होता है हमारा पॉइंट नंबर ई। एक सेट को लिखने के कितने तरीके हैं, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। एक सेट को कैसे लिखा जाए? तो सबसे पहला मेथड है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म जो कि सबसे आसान फॉर्म रोस्टर ही है। रोस्टर का मतलब होता है कि भैया जो भी डेटा तुम्हारे सामने है
उस डेटा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा लिख दो। जैसे कि मैंने अपने माइंड में सोचा कि चलो यार इवन नंबर का सेट बनाता हूं। मैंने ये सोचा, बताया नहीं किसी को कि मैं इवन नंबर सोच रहा हूं। अब मैंने सोच लिया कि चलो इवन नंबर बनाता हूं, तो इवन नंबर का सेट मैं कैसे लिखूंगा? और इवन भी कौन से? पॉजिटिव इवन, नेगेटिव इवन नहीं, ओनली पॉजिटिव। तो मैं लिख दूंगा कि पहला इवन 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है। फिर मुझे नजर आएगा कि यार ये तो कभी खत्म ही नहीं होने के। तो ये भी एक लिखने का तरीका है। जब आपको ये फील हो कि ये तो कभी खत्म ही नहीं होंगे, तो क्या करो? डॉट डॉट लगा के छोड़ दो। 2 4 8 10 लिखो, डॉट डॉट लगाओ, छोड़ दो, क्योंकि ये खत्म ही नहीं होने के। ये किसी भी बात को कहने का रोस्टर तरीका है, जो कि बेकार है, क्योंकि इस बात को 50 साल बाद पढ़ने वाला आदमी नहीं समझ पाएगा। तो मैथमेटिशियंस बहुत माइंडेड होते हैं। उन्होंने कहा कि ये तरीका बढ़िया नहीं है भाई, ये बेकार है, सही तरीका लिखो। तो दूसरा तरीका आया, जिसको बोलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म हमारे 99% क्वेश्चन इसी के होते हैं, और ये बिल्कुल परफेक्ट मेथड है। ये हमें पहले पूरी एक इंफॉर्मेशन देगा और फिर हमसे सेट बनवाएगा। अब इसको लिखने का तरीका क्या है? आपको जो भी बात कहनी है वो आपको लिखनी पड़ेगी। ए लिया, करली ब्रैकेट लगाया, इतना तो आना ही आना है, कैपिटल लेटर आना ही आना है, करली ब्रैकेट आना ही आना है। अब वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम अंदर सब कुछ लिख दो या तुम इंफॉर्मेशन दे दो। तुम इंफॉर्मेशन देना चाहते हो इस ऊपर वाले के बारे में, तो तुम कैसे दोगे? तुम कहोगे कि इस सेट में एक एक्स नाम का अननोन आएगा, एक एक्स नाम का अननोन एलिमेंट आएगा, सच दैट। अब उस एलिमेंट के बारे में आप जानकारी दोगे। अगर आपको इवन नंबर चाहिए तो आप लिख दीजिए एक्स इज ए पॉजिटिव इवन नंबर। अब ये वाली लैंग्वेज अगर आज से 1000 साल बाद भी पढ़ी गई, तो पढ़ने वाला समझ जाएगा कि मुझे कौन सा सेट बनाना है, क्योंकि मैंने यहां लिख दिया कि मैं वो वाले एक्स लूंगा जो एक्स क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर होंगे, पॉजिटिव इवन इंटीजर होंगे। तो इवन इंटीजर और पॉजिटिव हम सबको पता है, 2 से चालू होते हैं, 2 4 6 8 10 12। समझ रहे हो कि नहीं? तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम अपनी बात को इंग्लिश में लिखेंगे, लैंग्वेज बना के लिखेंगे, और यही हमारी सबसे मेन लैंग्वेज है। इसी में ही हमें क्वेश्चन मिलेंगे, इसकी ही हमें प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो इसके बाद के चैप्टर हैं रिलेशन एंड फंक्शन, उनमें यही लैंग्वेज चलेगी। 2 4 5 क्वेश्चन इसके भी होंगे, लेकिन 95 क्वेश्चन इसी के होंगे। समझ में आ गई बात? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब इसके बाद में एक तीसरी फॉर्म और होती है, एरो डायग्राम, लेकिन वो हम रिलेशन में पढ़ेंगे, क्योंकि उसका फिलहाल यहां पर कोई काम नहीं है। तो हम यहां पर सिर्फ 2 ही पढ़ेंगे बस, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। वेन डायग्राम के बारे में सेट में जब चैप्टर खत्म होने वाला होगा तब पढ़ेंगे थोड़ा सा। अब आ जाओ जी, हम अब जब हमें इतना सेट समझ में आ गया, तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट की, कि सेट कितने टाइप के होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है टाइप्स ऑफ सेट। सेट कितने टाइप के हैं मैथमेटिक्स में? टाइप्स ऑफ सेट। तो सबसे पहला नल सेट, या आप इसे एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं, और कुछ किताबों में वॉइड सेट भी लिखा हुआ होता है, लेकिन इतने नाम याद करने की हमें जरूरत नहीं है। तो नल सेट, अब नल सेट क्या है भाई? पहले इसकी थ्योरी समझ लो, फिर लिखेंगे। क्योंकि मेरा तो बहुत स्ट्रांग बिलीव है कि मैथमेटिक्स फील करने का सब्जेक्ट है। उसको फील करो, महसूस करो कि हाँ यार बात सही है, ऐसा ही होगा, तो मैथ बहुत जल्दी समझ में आ जाता है।
मैंने तुम्हें क्या कहा कि शुरुआत कहां से हुई सेट की? मैं आपकी क्लास में आया, मैंने आगे क्या कहा कि वो लड़के खड़े हो जाओ जिनकी हाइट 5 फुट 10 इंच या उससे ज्यादा है। दो लड़के खड़े हो गए, मैंने उनके नाम पूछे, नाम मैंने लिख लिए, मेरा सेट चालू। मैंने इसमें तुम्हें वेरिएशन दिखाया कि ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने नाम पूछे और दोनों ने कह दिया मेरा नाम भी मोहन और मेरा नाम भी मोहन, तो मैं कंफ्यूज हो गया, मैं लिखूं क्या? समझ रहे हो? अब जरा एक वेरिएशन और सोचो। मैंने कहा कि 5 फुट 10 इंच या उससे लंबे लड़के खड़े हो जाओ, एक भी लड़का खड़ा नहीं हुआ। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस क्लास में एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसकी हाइट 5 फुट 10 इंच या उससे ज्यादा थी। जब एक भी बच्चा खड़ा नहीं हुआ तो अब मैं क्या करूं? क्या मेरा स्टेटमेंट गलत है? स्टेटमेंट तो मेरा ठीक है, मैथमेटिकली मैंने सही बात बोली है। भाई 5 फुट 10 इंच या उससे लंबे लड़के खड़े हो जाओ, स्टेटमेंट वेल डिफाइन है। लेकिन मेरे स्टेटमेंट से मुझे कोई डेटा नहीं मिल पा रहा। तो मुझे जब कोई डेटा नहीं मिल पा रहा तो मैं कुछ तो लिखूंगा अपने सीनियर को, या आज से 50 साल बाद आने वाली पीढ़ी को कुछ तो बता के जाऊंगा। तो मैं क्या लिख के जाऊं कि मुझे कुछ नहीं मिला? ये लिख दूं? अब इसी के लिए कौन बनाया गया है? नल सेट। नल सेट का मतलब है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब है कि भाई आपने स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही बोला लेकिन आपको आंसर नहीं मिला। अब उसको लिखें कैसे? उसको लिखने का मतलब है मैंने एक सेट बनाया। तुम्हें पता है कि करली ब्रैकेट तो आने ही आने हैं, सेट की बेसिक थ्योरी है। अगर कुछ डेटा मिल गया तो इसके अंदर लिख दूंगा, नहीं मिलेगा तो खाली छोड़ दूंगा। सिंपल बात। ये कौन बन गया? नल सेट। खाली ब्रैकेट लगाओ और छोड़ दो। या या इसके लिए एक स्पेशल सिंबल है, फाई। आप फाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो तो एक नोटेशन है, आप करो ना करो आपकी मर्जी है। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है मैथमेटिक्स में। आप कहो मैं तो खाली ब्रैकेट छोड़ूंगा तो छोड़ लो, कोई प्रॉब्लम। क्लियर? नल सेट की रिक्वायरमेंट समझ में आ गई? अगर ये वाला एग्जांपल देके ना समझाऊं तो कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि जब इसके बीच में कुछ लिखना ही नहीं है तो बनाने की जरूरत क्या है? तो अब तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि बनाने की जरूरत तो है, क्योंकि स्टेटमेंट तो सही बोला था, डेटा नहीं मिल पाया था। आगे बढ़ो। तो भैया एक एलिमेंट माना जाएगा, एक एलिमेंट माना जाएगा। अगर आपने फाई के ऊपर करली ब्रैकेट लगा दिया तो आप ये कह रहे हो कि मेरे सेट के अंदर एक एलिमेंट बैठा है जो कि ऑलरेडी क्या है? खाली एलिमेंट। समझ रहे हो? तो आप फाई के ऊपर अगर करली ब्रैकेट लगा दोगे तो ये एक एलिमेंट कंसीडर हो जाएगा ना? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नोट करके लिख लो इस बात को। फाई इज नॉट इक्वल टू फाई ऑफ करली ब्रैकेट। दोनों बराबर नहीं होते। वो एक एलिमेंट कंसीडर होगा, वो जीरो एलिमेंट है, कोई एलिमेंट है ही नहीं। दूसरा है सिंगलटन सेट। नाम से ही समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एक काम और करते हैं, रुको 1 मिनट। ये मत लिखो अभी। ये जो आपने ए लिखा है ना, इसके लिए एक एग्जांपल और लिख लेते हैं। दो चार एग्जांपल रहेंगे ना माइंड में तो ठीक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी तुम्हारी। अब जैसे मान लो ये तो मैंने ऐसे लिख के छोड़ दिया, अब इसको मैं सेट बिल्डर में लिखता हूं। मैंने कहा भाई मेरे पास एक सेट था, उसके अंदर एक्स नाम का एक एलिमेंट था। अब पूछने वाला मुझसे पूछेगा कि ठीक है भाई एक्स के बारे में बता, कमेंट कर कुछ। तो मैंने एक्स के बारे में लिखा कि 2x+1 जीरो आएगा, वेयर वेयर एक्स एक नेचुरल नंबर होगा। ये मैंने बोल दिया। अब मैंने बोला 2x+1 जीरो है और एक्स एक नेचुरल नंबर है, तो भैया मेरा स्टेटमेंट तो मैथमेटिकली बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे स्टेटमेंट से मेल खाता हुआ आंसर नहीं आ रहा। क्योंकि आंसर आएगा -1/2, और -1/2 तो एक इंटीजर भी नहीं होता, तो नेचुरल नंबर तो बहुत दूर की बात है। यहीं पे अगर मैं नेचुरल नंबर हटा के लिख दूं रैशनल नंबर तो मेरा आंसर आ जाएगा। मैं यहां पे लिख दूं रियल नंबर तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन नेचुरल की कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो एक्चुअल में ये भी क्या है? नल सेट, क्योंकि कोई भी एलिमेंट आपको नहीं मिला। तो आप ये लिख लो या इक्वल टू में फाइव लिख लो, एक ही बात है। समझ गए?
अब लिख लो आप सिंगलटन सेट। ये तो तुम्हें नाम से समझ में आ रहा होगा। सिंगलटन मतलब एक एलिमेंट, यानी कि जो भी तुम्हें बात बोलनी है आंसर एक ही आना चाहिए। जो भी तुम बात बोलना चाहो वो तुम्हारी मर्जी। एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक सेट बनाया, करली ब्रैकेट, अभी तो ये नल सेट है क्योंकि कुछ है नहीं इसके अंदर। आपने इसके अंदर कुछ लिख दिया, आपने लिख दिया राम, आ गया जी। अब ये क्या हो गया? सिंगलटन सेट। आपने ये तो रोस्टर फॉर्म लिखी है, आपने सेट बिल्डर में लिखा एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, वेयर या कॉमा एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बताओ ये सिंगलटन सेट होगा कि नहीं? एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 को जब आप सॉल्व करोगे तो एक्स के कितने आंसर आएंगे? दो, एक 2 और एक -2। उनमें से सिर्फ 2 ही कौन है? नेचुरल नंबर, तो आपका एक ही आंसर आएगा। तीसरा, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट नाम से ही समझ में आ रहा है। फाइनाइट सेट का मतलब है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो? फाइनाइट हो, जिन्हें तुम काउंट कर सको। कोई भी ऐसी बात मत लिख देना जिसे तुम काउंट ही ना कर पाओ। जैसे किसी बच्चे ने कहा कि ठीक है, मैं एक सेट बनाऊंगा अपने सिर के बालों का। बताओ ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट? फाइनाइट है, गिने जा सकते हैं। बाल गिने जा सकते हैं? नहीं गिने जा सकते। मतलब बाल इम्पॉसिबल बात होगी, बाल नहीं गिन पाएंगे हम। अगर बाल नहीं गिने जाते तो फिर ये डॉक्टर हेयर ट्रांसप्लांट कैसे कर देते हैं? अरे कोई तो टेक्निक है इनके पास गिनने की भाई, है। ये जरूर है कि मुश्किल काम है। आप ऐसे कहो कि भाई बहुत ही मुश्किल काम है बाल गिनना, लेकिन तुम ये मत कहो कि बाल गिने नहीं जा सकते। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी खोपड़ी पे इनफाइनाइट बाल है। तुमको यकीन है कि तुम्हारे सिर में इनफाइनाइट बाल है? मुझे तो यकीन नहीं है भाई। बताओ। है। हाँ, तो अगर हम सारे बालों का एक सेट बनाए ना तो वो फाइनाइट है, वो इनफाइनाइट नहीं है। इनफाइनाइट वो है जो जो गिना ही ना जा सके। लेकिन चलो मैं यहां बालों की बात नहीं कर रहा, ये तो एग्जांपल है। फाइनाइट का मतलब है कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जिसे आप काउंट कर सकें। तो मान लीजिए आपने एक स्टेटमेंट दिया, आपने एक स्टेटमेंट दिया, लंच टाइम हो गया ना आपका। एक्स सच दैट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 1 to 20, आपने ये लिखा। और अगर मैं इतनी बात लिख के आगे कुछ ना लिखूं तो फिर ये इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि 1 और 20 के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। इस बात से तुम एग्री करोगे या तुम मानोगे कि नहीं सिर्फ 18 ही नंबर होते हैं? पता है तुम्हें ये बात बेटा? 1 से 20 के बीच में कितने नंबर है टोटल? इनफाइनाइट, क्योंकि कौन आएगा इनके बीच में? इनके बीच में 2 भी आएगा, 2.5 भी आएगा, 2.6 भी आएगा। तो मुझे यहां लिखना पड़ेगा कि वेयर एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर मैं ये लिख रहा हूं तो अब कितने हो गए? 1 से 20 तक कितने नेचुरल नंबर हैं? क्लियर है बात? चलो बाकी काम कल की क्लास में करते हैं।